हेलो प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 8। टॉपिक का नाम रॉकेट चेंजिंग ऑफ मास, या इसी को दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, या इसी को हम लोग तीसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं रॉकेट प्रोपल्जन। एक ही बात है, आप ये तीनों नामों से जान सकते हैं इसको। सबसे पहले ये देखिए कि हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कुछ ऐसा समझिए कि हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स जो होता है वो होता है हमारे पास में मास इंटू एक्सेलरेशन, या ये कहें द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू फोर्स। बिकॉज हम लोग ये जानते हैं किसी का ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड फोर्स, एंड लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है हमारे पास में एम बी। सिंपली जो है हम लोग लिखते हैं एम को कांस्टेंट रखते हैं, बिकॉज जो हम लोग ये जानते हैं कि द ऑब्जेक्ट मास इज कैन नॉट बी चेंज, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो जो हम लोग डी वी बाई डी टी लिखते हैं इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड वी आर कंसिडरिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट। सो फोर्स जो है वो हमारा बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम लोग ये बोलते हैं कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब तक जो हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यदि कुछ लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, तो चेंज होने के लिए जो फैक्टर काम करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि वेलोसिटी जो है वही जो है इंक्रीज होती है और वही डिक्रीज होती है, और वेलोसिटी ही जो है उसकी वजह से वेलोसिटी के ऊपर ही जो है फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। यदि फोर्स का वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हमारा लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। यदि हम लोग चलती हुई गाड़ी जो उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लीनियर मोमेंटम है वो घट जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी घट जाती है। तो अब तक के हमारा जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो किसी के लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग पढ़ते आए हैं। और वेलोसिटी कौन इफेक्ट करता है, तो फोर्स जो है वेलोसिटी को इफेक्ट करता है। तो कंक्लूजन हम लोग निकालते थे एफ इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा आपसे, क्या ज़रूरी है कि हमेशा जो है वेलोसिटी ही चेंज ना, वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहे, कभी जो है मास चेंज ना हो, या मास से हमेशा कांस्टेंट रहेगा? मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ज़रूरी है कि जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो बिल्कुल सही हो? मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं कि वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट इज इट नेसेसरी कंडीशन? तो आंसर नो। इफ लेट मी टेक द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग, velocity is constant, mass is changing, then we can say that linear momentum is changing। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की चाहे तो वेलोसिटी चेंज हो चाहे तो उसका मास चेंज हो, यदि दोनों में से कोई भी एक चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम होती है तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो जो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम चेंज ही हो रहा है। ओके, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी चीज़ को हम लोग रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। सो वी हैव ए रॉकेट जिसका मास है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता जाएगा तो हम लोग ये जानते हैं कि उसके अंदर से जो गैसेज भरी हुई है उस रॉकेट के अंदर वो गैसेज रिलीज होंगी और उसका मास जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा जो कंसेप्ट है, जो थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन रॉकेट के केस में मास विल बी डज नॉट ए कॉन्स्टेंट। मान लीजिए कि जो रॉकेट है उसका जो टोटल मास होता है, तो उसके टोटल मास में से जो ऑलमोस्ट जो मास होता है वो मास होता है हमारे पास में फ्यूल का। जैसे एक रॉकेट मान लीजिए 1000 किलो का है,
तो उसमें लगभग 900 किलो के आसपास जो है वो फ्यूल का मास होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि फ्यूल जो है वो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो फ्यूल हमारे पास में बर्न होता चला जाता है। ठीक है। और जो गैसेज हैं वो फ्यूल के बर्न होने के कारण नीचे निकलती चली जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जितनी ज़्यादा गैसेज इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उतना फ्यूल जला होगा, और जितना ज़्यादा फ्यूल जला होगा, ठीक है, उतना ही उस रॉकेट का मास जो है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि जो रॉकेट है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में, और जो गैसेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में। एक सिचुएशन मानते हैं कि जब ये जो रॉकेट है ये लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब ये रॉकेट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। तो जब रेस्ट पोजीशन में तो जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास में है 0 टाइम, मतलब टाइम जो है हमारे पास में 0 सेकेंड, मिनट, वॉट एवर, 0 सेकेंड। इस कंडीशन पे इस रॉकेट का जो टोटल मास होगा, ठीक है, उस मास में इंक्लूड होगा उस रॉकेट के जो बना है रॉकेट वो उसका मास, प्लस उसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है उसका मास। तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया m0, मतलब इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो रॉकेट है वो रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी रॉकेट की वो होगी हमारे पास में v0, मतलब v विच विल बी इक्वल टू 0। अभी जो रॉकेट है वो मान लीजिए लॉन्च होने वाला है, ठीक है, और हम लोगों ने उसको लॉन्च कर दिया। तो मान लीजिए पहले इसमें यहाँ तक फ्यूल भरा हुआ था। अब जो है इस रॉकेट का ये जो स्मॉल पोर्शन का फ्यूल है, ये वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं DM, मतलब D का मतलब है स्मॉल, क्योंकि जब भी हम लोग फिजिक्स में डेल्टी DT लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम लोग बहुत छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतनी छोटी कि उसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसके अंदर से जो DM नाम का फ्यूल है, मतलब M क्या है यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट है, और उस मास का एक छोटा सा पार्ट दैट इज कॉल्ड DM, वो मास जो है वो बर्नट हो गया, जल गया। और कितने टाइम में जल गया है, तो आंसर एक छोटे से टाइम में जल गया, दैट इज इक्वल टू DT, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल टी, एक ही बात है, DT और डेल टी। यदि रॉकेट का मास जला है तो हम लोग ये जानते हैं कि उसका मास कम हो गया है, अब उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी। रॉकेट ऊपर की तरफ गया होगा तो पहले वेलोसिटी 0 थी, अब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो लेट मी से दैट DV नाम की जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस रॉकेट के अंदर इंक्रीज हो गई। DM नाम का मास जो है वो डिक्रीज हुआ है रॉकेट के अंदर, कितने टाइम के अंदर, डेल टी टाइम के अंदर। DV नाम की वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ अचीव की है। और यदि DM नाम का मास यदि जला है, ठीक है, तो उसकी कहीं ना कहीं गैसेज निकली होंगी, उन गैसेज की कुछ वेलोसिटी होगी। तो लेट मी से दैट जो गैसेज है वो हमारे पास में UG, ठीक है। और ये जो UG होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में गैसेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और U जो है उनकी वेलोसिटी है। तो UG जो है वेलोसिटी ऑफ द एमिटिंग गैसेज। ये जो एमिटिंग गैसेज जो है जिसको मैं बोल रहा हूँ UG, इनकी जो वेलोसिटी है वो रॉकेट की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रॉकेट है वो हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो हमारे पास में जो गैसेज है वो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कितना फोर्स जो है अब इस रॉकेट के ऊपर लगता है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, वो फोर्स हम लोगों को काउंट करना है। तो वो फोर्स हम लोगों को काउंट करना है जो इस रॉकेट को ऊपर लेके जा रहा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितना गैसेज नीचे की डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगी उतना ही रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक्शन यदि नीचे हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। दूसरा, जितना लीनियर मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में चेंज होगा उतना लीनियर मोमेंटम नीचे की डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व्ड है, ठीक है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम जितना होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास में, फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो वेलोसिटी 0 थी और अब तो वेलोसिटी कुछ और हो गई है, मतलब पहले वेलोसिटी 0 था, अब उसकी मान लीजिए वेलोसिटी हो गई DV। तो DV वेलोसिटी हो तो लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व हो सकता है,
तो हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो हो मास इंटू वेलोसिटी होता है। यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं डीएम भी तो घट रहा है, और यदि डीएम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी घट रही है, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो अभी भी कंजर्व्ड। ओके, सो हम लोगों ने एक कंडीशन मानी कि उस रॉकेट का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा, जिसमें उस रॉकेट का फ्यूल होगा और उस रॉकेट का मास होगा, उस रॉकेट की वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये सिचुएशन कब है हमारे पास में? इनिशियल वाली, जब रेस्ट पोजिशन है। तो रेस्ट पोजिशन में किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं होती, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा जीरो। हम लोग ये जानते हैं कि डीएम नाम का जो मास है वो उस रॉकेट के अंदर बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट वो जो रॉकेट है वो हमारे पास में यू नाम की वेलोसिटी को गेन कर रहा है, और अब उसका लीनियर मोमेंटम बन जाएगा हमारे पास में मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास कितना है डीएम, और वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली उस रॉकेट ने? यू। उम्मीद आपकी चीज़ें समझ में आ रही है। भाई पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम था उसका जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में था। अभी डीएम नाम का मास जला, जिसकी वजह से यू नाम की उसने रॉकेट ने वेलोसिटी अचीव की, तो जिसका लीनियर मोमेंटम अभी बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास है डीएम और वेलोसिटी हमारे पास में यू। ठीक है, तो अब लीनियर मोमेंटम का जो रूल है कंजर्वेशन का, वो ये कहता है कि पहले का लीनियर मोमेंटम और बाद का लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए, या जितना ऊपर एक्शन हो रहा है उतना ही हमारे पास में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम जो है जितना अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ डी एम यू, उतना ही क्या होगा? डी एम यू नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नीचे की डायरेक्शन में और ऊपर वाली डायरेक्शन का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम होगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होगा कि ऊपर वाला लीनियर मोमेंटम नीचे वाले लीनियर मोमेंटम से अपोजिट होगा। तो हम लोगों ने जो नीचे की डायरेक्शन में उसको पुट कर दिया माइनस का डी एम यू जी। ठीक है, ओके। हम लोग ये जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको चेंज कौन करता है? तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, फोर्स इज द कोज फैक्टर। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है हमारे पास में? फोर्स, दैट इज इक्वल टू यू जी डी एम अपॉन डी टी। तो ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि उस रॉकेट को ऊपर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूजी जो आप लोग कह सकते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जितना एक्शन हो रहा है उतना रिएक्शन भी तो होगा ना। तो जितना लीनियर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना लीनियर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लोग एक साइड में लगाओगे उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी क्या लगाएगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ इजिकल टू आ जाएगा माइनस का यूजी डी एम अपॉन डी टी। अब इस रॉकेट के अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि एफ इजिकल टू एम ए होता है। एफ इजिकल टू एम ए से हम लोग जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू जो यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस कर यू एम डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो ये इंडिकेट करता है कि जब उस रॉकेट का जो मास था, उस रॉकेट के मास में से डी एम मास जो है वो जल चुका है। अब उसके अंदर जो रिमेनिंग मास है, मान लीजिए एक रॉकेट के अंदर 1000 किलो है, उसमें से मान लीजिए 1 किलो जल चुका है, तो डीएम जो है वो वहाँ पे 1 किलो है। तो 1000 माइनस 1, जो 999 जो हमारे पास में बचा वो कहलाएगा हमारे पास में एम, दैट इज इक्वल टू मास रिमेनिंग इन द रॉकेट। ठीक है, ओके। हम लोग ये कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो होती है हमारे पास में मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज हो रहा है हमारे पास में मास। तो जैसे जैसे मास डिक्रीज होता जाएगा उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एम डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, तो उसका मास है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मास जो है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। और उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के कारण जो एक्सेलरेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो हमारे पास में एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रॉकेट भी कैसे एक्सेलरेशन करेगा? तो रॉकेट भी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन करेगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से समझिए। पहली चीज़ तो ये इस इक्वेशन से कि जो फोर्स लगने वाला है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब फोर्स की जो क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहला ये कि यदि हम लोग यू बढ़ा दें, यू मतलब जो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एग्जॉस्ट गैसेज है, यू जी जो ये है नीचे वाली जो गैसेज है,
क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जितना हमारे पास में एक्शन होगा उतना ही ऊपर वाले के ऊपर रॉकेट के ऊपर रिएक्शन होगा, रॉकेट उतनी तेज़ी के साथ में ऊपर जाएगा, और जितनी तेज़ी के साथ रॉकेट ऊपर जाएगा हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो यूजी को कैसे बढ़ाया जाए, क्या हम लोग ज़्यादा फ्यूल जलाना शुरू कर दें? तो आंसर ज़्यादा फ्यूल हम लोग जला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल को जलने के लिए हमारे पास में ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ से जब फ्यूल जलेगा तो जब वो फ्यूल जल के यहाँ पे आएगा तो जब फ्यूल जलने के कारण CO2 जो है वो रिलीज होती है, और इस पॉइंट पे, सॉरी यहाँ पे ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल हमारे पास में जल रहा है DM नाम का फ्यूल। ये फ्यूल जल के इस फ्यूल ने इतनी जो है धुआं बना दी इस लेयर तक। अब इस धुआं के अंदर जो है हमारे पास में टोटली CO2 प्रेजेंट है, और हम लोग ये जानते हैं कि फ्यूल को जलने के लिए नई ऑक्सीजन चाहिए। तो जब तक ये CO2 यहाँ से रिलीज नहीं होगी तब तक जो है हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास में आएगी नहीं, और यदि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास में नहीं आएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्यूल है हमारे पास में वो जलेगा नहीं। तो ये जो गैसेज है इनकी हम लोग ये कहें कि कैसे इनकी वेलोसिटी बढ़ाएं, कैसे इनको ज़्यादा करें कि ये फोर्स लगाना शुरू करें। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक हमारे पास में जेट एक्शन होता है। जेट एक्शन जो प्रोसेस है वो क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक पाइप है, पाइप से हम लोग पाइप के अंदर से पानी आ रहा है, वो पानी जो है कुछ दूरी पे गिर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में पाइप है, इस पाइप के अंदर से पानी आ रहा है और ये पानी जो है वो ऐसे गिर रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पानी मेरे पास में यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक ऐसा पहुँचे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरिया है पाइप का वो मुझे कम करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे अपने हाथ से इस पाइप को कंप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपने हाथ से इस पाइप को दबाता हूँ तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और पानी यहाँ तक बढ़ जाता है। मतलब कि हम लोगों ने पानी उतना ही आ रहा है लेकिन उसको पाइप को कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ गया। उसी प्रकार से ये जो पानी का जो प्रेशर बढ़ा है इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स। तो सिमिलरली सेम थिंग हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैसेज हमारे पास में आ रही है तो इन गैसेज को हम लोग एक जेट एक्शन लगा देंगे, और उसको जो है हम लोग सीधी ना निकाल के इस तरीके से इसकी डिज़ाइन करेंगे, और ये डिज़ाइन क्या करेगी, इन गैसेज को एक जेट एक्शन के थ्रू, मतलब इन गैसेज को दबा देंगी जो बाहर आएंगी, और यदि ये गैसेज प्रेशर के साथ ज़्यादा बाहर आएंगी तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगी, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा और रॉकेट ज़्यादा स्पीड के साथ में ऊपर की तरफ मूव करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमको यहाँ से समझ में आई कि जो यूजी है वो हम लोग को बढ़ा सकते कैसे, जेट एक्शन को यूज़ करके। दूसरा हम लोग ये चाहते हैं कि मास ज़्यादा बर्न कर दे, मास ज़्यादा बर्न कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास में मास होगा उतना ही ज़्यादा रॉकेट जो है वो ऊपर स्पीड के साथ जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा मास कैसे बर्न कर सकते हैं, तो आंसर है कि मान लीजिए ये हमारे पास में इतना एरिया है मास को भरने का, दैट इज कॉल्ड फ्यूल को भरने का। तो इसके अंदर एक तो हम लोग लिक्विड भरें, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर हम लोग जो है सॉलिड भर दें। तो यदि हम लोग इसके अंदर लिक्विड भरेंगे तो जो हमारे पास में क्वांटिटी आएगी लिक्विड फ्यूल की वो कम आएगी एज कंपेरिजन टू किसके, सॉलिड फ्यूल की। सो वी विल सिंपली फिल द सॉलिड फ्यूल इनसाइड द रॉकेट। सो व्हाट वुड हैपन, यदि इसके अंदर सॉलिड फ्यूल भरेंगे हम लोग तो सॉलिड फ्यूल जो है कम एरिया घेरेगा और ज़्यादा फ्यूल आएगा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि वो मास ज़्यादा बर्न हो, मतलब फ्यूल ज़्यादा बर्न हो, तो उस सॉलिड फ्यूल के अंदर ही हम लोग कुछ ऐसे केमिकल और ऐड कर देंगे कि कंबसन के दौरान वो केमिकल क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इंक्रीज कर देंगे या जो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ये जो सॉलिड फ्यूल है, इस सॉलिड फ्यूल के अंदर हम लोग कुछ ऑक्सीडेंट ऐसे डाल देंगे कि जब वो बर्न होगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। कुछ हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं ऐसे ऑक्सीडेंट होते हैं कि जिनको डालने से वो ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करते हैं। तो यदि इसको बाहर से ऑक्सीजन मिले ना मिले लेकिन इसको अंदर से ही और ऑक्सीजन मिल रही है तो वो फ्यूल क्या हो जाएगा, इजीली बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देखी। यदि एमिटिंग गैसेज जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर दें, कैसे, जेट एक्शन से। यदि बर्निंग फ्यूल है उसको हम लोग इंक्रीज कर दें, कैसे, एक्स्ट्रा जो है चीज़ें डाल के, ताकि जब जले तो ऑक्सीजन उसको फ्यूल के अंदर से ही मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। तो यदि जो ये दोनों चीज़ें बहुत स्पीड के साथ होंगी तो उसके ऊपर जो रॉकेट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और रॉकेट जो बहुत स्पीड के साथ में ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉकेट एंड उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में अच्छा एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास में वो और देखिए, ये इसका पहले सेक्शन का आखिरी टॉपिक है, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक हमारे पास में इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो कहलाते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3, एक फोर्स लग रहा है F4। तो एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, जितने भी फोर्सेस, तो वो सब फोर्सेस कहलाते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये सब फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन कब बनाएंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि जब F1 का रिजल्टेंट, F2 का रिजल्टेंट, F3 का रिजल्टेंट, F4 का रिजल्टेंट, यदि इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट पे जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब ये जो पॉइंट है ये मूव नहीं करेगा। रेस्ट कंडीशन है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। कब मोशन में नहीं आएगा? जब इनके सब के सब पॉइंटेज का फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस पॉइंट के ऊपर जीरो आना चाहिए। यदि इस इन सब फोर्सेस का, जरूरी नहीं कि चार फोर्सेस हो, पांच भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जब ये फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं आएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इट इज़ द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जब सबके सब पार्टिकल का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार या कितने फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना सकते हैं और कितने नहीं बनाएंगे। तो हम लोग कुछ सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे एक F1 नाम का फोर्स लग रहा है। क्या एक सिंगल फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बना सकता है? तो आंसर है एक सिंगल फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को नहीं बनाएगा। हमेशा सिंगल फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो बी केप्ट इन माइंड, अ सिंगल फोर्स कैन नेवर बी क्रिएट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकंड केस देखते हैं। क्या दो फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना सकते हैं? तो आंसर है इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। मान लीजिए यदि मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लगा दूं और दोनों के दोनों फोर्सेस की मैं एक डायरेक्शन कर दूं तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि मैं दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कर दूं, जैसे कि F1 मैंने इधर लगाया और F2 मैंने इधर लगाया, तो दोनों के दोनों फोर्सेस जो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड मीन्स यदि F1 मान लीजिए 10 न्यूटन का लगा है और F2 भी 10 न्यूटन का लगा है तो 10 माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास में जीरो, तो रिजल्टेंट आया जीरो और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तीसरा, क्या तीन फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बना सकते हैं? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, दे कैन बी क्रिएट एंड दे कैन नॉट बी क्रिएट। सो लेट मी कंसिडर, मैंने तीन फोर्सेस लिए, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2 एंड फोर्स नंबर 3। इस फोर्स का मैंने जो है ऐसा हेड पकड़ा, ठीक है, और मैं यहाँ तक लेके गया, फिर से इसके टेल से इसके हेड तक, इसके टेल से इसके हेड तक, और तीनों को जो मैंने है एक ट्रायंगल के रूप में बना दिया। ठीक है, तो जब तीनों फोर्सेस को मैंने एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना दिया तो हम लोग ये जानते हैं कि इस ट्रायंगल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ हो जाएगी जीरो। टोटल लेंथ जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा इस ट्रायंगल का, मान लीजिए मैंने यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास में इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए इस ट्रायंगल के अंदर जो वेक्टर की टोटल लेंथ हो जाएगी दैट इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सेकंड यूनिट में, नहीं पढ़ा है तो जब हम लोग रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा जीरो। तो ये जो
तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, ये कहलाएंगे इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस। एक और सिचुएशन देखिए 3 पॉइंट की ही। हमारे पास में एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है F3। तीनों फोर्सेज जो है वो इस तरीके से अलग अलग एक्सिस के अंदर लगे हुए हैं। लेट मी से दैट ये एक्स एक्सिस के अंदर है, ये वाई एक्सिस के अंदर, और जो F1 है वो हमारे पास में जेड एक्सिस के अंदर है। तो इस केस में F2 और F3 का जो है हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। तो F1 और F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू F2 प्लस का F3 यहाँ देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब वो F2 और F3 जो फोर्सेज इस पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, वो इस पॉइंट को मूव करा के कहाँ लेके जाएंगे। तो आंसर है जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में बनता है उस डायरेक्शन में वो उनको मूव करा के लेके जाएंगे। तो यदि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन बन रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमारे पास में लग रहा है दैट इज इक्वल टू F1। तो F1 विच इज अपोजिट टू द F2 प्लस का F3। तो यहाँ पे क्या होगा, दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास में थर्ड फोर्स है। तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, यदि उसका मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये जो पार्टिकल है हमारे पास में, ये पार्टिकल या ये पॉइंट हमारे पास में बन जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, एंड वी विल से दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेज एट दिस पॉइंट। कौन कौन से फोर्सेज, F1, F2 एंड F3 फोर्सेज। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेज, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है फ्रिक्शन शुरू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लॉ ऑफ मोशन का। तब तक जो आप इनको देखिए। थैंक यू बेटा।